Good morning, student. I am Manpal Maurya. Today we discuss in class 12th packaging of DNA helix. आज की जो हमारी टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से DNA की जो हेलिक्स होती है उसकी पैकेजिंग किसी एक न्यूक्लियस में होती है। हम जानते हैं कि DNA में दो कॉन्सिक्वेंटिव बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम या उसी को हम कहते हैं 0.34 nm। तो जो दो कॉन्सिक्वेंटिव बेस पेयर होते हैं उनके बीच की दूरी लाइक दैट, जैसे ये है एडेनिन या गुआनिन, एडेनिन और थायामीन है और ये साइटोसिन और गुआनिन है। तो इनके बीच की ये जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इस कॉन्सिक्वेंटिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितना होती है 0.3 mm होती है। या इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर ये होती है। मान कर यदि हम टाइपिकल मैमेलियन सेल्स के डबल हेलिक्स DNA की लेंथ की गणना करें हम, या उसके लेंथ को आइडेंटिफाई करें, तो यह लगभग 2.2 मीटर होगी एक सेल्स में। किसी मैमेलियंस के टाइपिकल सेल्स के DNA की लेंथ की गणना की जाए इस दूरी का अनुमान लगा के, तो हम ये पा सकते हैं कि वो लगभग 2.2 मीटर होगी बेस पेयर इसमें जितने होते हैं उसके हिसाब से। तो दो कॉन्सिक्वेंटिव बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, इससे गुणा करने पर हमको ये क्या मिल जाता है, इसकी पूरी लेंथ मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैमेलियन सेल्स के न्यूक्लियस में जो DNA पाया जाता है वह DNA लगभग उसके बेस पेयर के जो दो कॉन्सिक्वेंटिव स्ट्रैंड होते हैं उनकी लंबाई लगभग 2.2 मीटर आता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसमें कम से कम एक सेल्स के न्यूक्लियस में कम से कम 6.6 गुणे 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? इतने बेस पेयर होते हैं। और ये लगभग और दो बेस पेयर के बीच की दूरी इतना होती है। तो हम इसमें ये अगर ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो हमको एक सेल्स में DNA की लेंथ पूरी मालूम हो जाएगी 3.4 गुणे 10⁻⁹ मीटर। ये मीटर में आ जाएगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह लगभग 2.2 मीटर आएगा। कितना आएगा? 2.2 मीटर आ जाएगा। तो हम यही सोचते हैं कि किस प्रकार से ये इतनी बड़ी
टाइपिकल लेंथ एक छोटी सी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर आ जाती है। ये इस प्रकार से आती है क्योंकि ये जो 2.2 मीटर डीएनए होते हैं वे एक दूसरे से ऐसे इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड होके एक स्पेशल मैनर में अरेंज होते हैं जो एक छोटे से न्यूक्लियस में ये पूरी इतनी बड़ी लंबाई आ जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से इतना लंबा पॉलीमर एक सेल्स में पैकेज्ड रहता है या एक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर किस प्रकार से पैकेज्ड रहता है। यदि हम इस चिड़िया कोलाई के डीएनए की लेंथ की बात करें तो वह 1 या हम कह सकते 1.36 mm का है। तो क्या आप ई कोलाई में बेस पेयर की संख्या की गणना कर सकते हैं? तो हम एक कर सकते हैं, यानी प्रोकैरियोट जैसे चिड़िया कोलाई जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है फिर भी उसके डीएनए संपूर्ण सेल्स में क्या होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, क्योंकि चिड़िया कोलाई ये क्या है, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट में रखे गए हैं। तो जो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया रखे गए हैं उनका जो डीएनए है उनके साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड होता है, जिसकी वजह से हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। तो डीएनए कुछ प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड रीजन को बांधे रहता है। कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा तो डीएनए मॉलिक्यूल सम प्रोटीन के वजह से वह उसके न्यूक्लियोटाइड का जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, टाइड किए रहता है। न्यूक्लियोटाइड में डीएनए बड़े से लूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी बड़ा बड़ा लूप बन जाता है जिसमें वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जो कि प्रोटीन से जुड़ा रहता है। और यूकैरियोट में यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेसिक प्रोटीन का एक सेट होता है जिसे हिस्टोन का नाम दिया जाता है। पॉजिटिवली चार्ज एक बेसिक प्रोटीन होती है डीएनए में, बेसिक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होती है और प्रोटीन पर एक्वायर्ड चार्ज उसकी चार्ज साइड के चेन में स्थित होते हैं और स्थित एमिनो एसिड के अबुंडेंस पर निर्भर करता है। हिस्टोन में बेसिक एमिनो एसिड होती है लाइसिन और अर्जिनिन, इसकी मात्रा अधिक होती है। तो जो बेसिक प्रोटीन पाई जाती है हिस्टीन में, उसमें दो मुख्य रूप से बेसिक एमिनो एसिड होती हैं। बेसिक एमिनो एसिड और ये बेसिक एमिनो एसिड 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं लाइसिन, एक होती है लाइसिन और दूसरी होती है अर्जिनीन। तो एक लाइसिन होती है और दूसरी क्या होती है, अर्जिनीन। तो ये जो दोनों आपके बेसिक प्रोटीन है, यह बेसिक प्रोटीन हिस्टोन की यूनिट बनाती। यही बेसिक प्रोटीन हिस्टोन क्या करता है कि एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिस्टोन क्या है, बेसिक एमिनो एसिड का बना होता है और उसमें बेसिक एमिनो एसिड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में लाइसिन और दूसरी होती है अर्जिनीन। अर्जिनीन ये दोनों बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। दोनों एमिनो एसिड की साइड चेन
पर पॉजिटिवली चार्ज पाए जाते हैं। अब ये जो दोनों एमिनो एसिड होती हैं, जैसे हम कह लें कि लाइसिन और दूसरे को कह लें अर्जिनिन, इन दोनों के साइड चेन पर पॉजिटिवली चार्ज पाए जाते हैं। इन दोनों के साइड चेन पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, यानी प्लस। तो ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑर्गेनाइज्ड होकर 8 मॉलिक्यूल्स की एक यूनिट बनाता है, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वह इस प्रकार से जुड़ते हैं कि इस हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी 8 यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 8 हिस्टोन molecule combine to form octamer। क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। और ये हिस्टोन ऑक्टामर जो हैं, अब ये क्या करते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड चेन को एक दूसरे से बांधने का और उसके चारों तरफ लिपटने में हेल्प करते हैं। तो जो निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपट कर एक संरचना बनाता है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अगर हम कह लें कि ये एक स्पेशल काइंड की प्रोटीन है, ऐसे। ठीक है, ये हिस्टोन की बात हम कर ले। ये क्या है? हिस्टोन। यहाँ देखिए हिस्टोन, ठीक है ना। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें ये बेसिक प्रोटीन होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? हमने आपको यहाँ बताया कि उसमें जो है लाइसिन होता है और अर्जिनिन। ये बेसिक एमिनो एसिड से, ये दोनों बेसिक एमिनो एसिड है, और इन्हीं दोनों एमिनो एसिड की वजह से हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का हो जाता है। तो इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। तो सपोज करिए कि ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है। और इस हिस्टोन ऑक्टामर पर पॉजिटिवली चार्ज पाया जाता है, जबकि जो डीएनए होता है, यानी डीएनए जो रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब वो निगेटिवली चार्ज होगा तो यही इस ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बंधने लगता है। किस प्रकार से जुड़ता है? लाइक दैट हम इस तरह से यहाँ दिखा सकते हैं। ये इसी के ऊपर लिपटने लगता है, ऐसे। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लिपटने लगते हैं। ठीक है, और ये बीच में ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है इस प्रकार से। ये भी इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि ये डीएनए एक दूसरे से क्या होते हैं? लिपटते रहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये डीएनए के स्टैंड है दोनों। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये डीएनए है, ये क्या है? ये दोनों डीएनए की क्या है? स्टैंड है। तो ये डीएनए की स्टैंड है, और ये कोर
ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, यानी ये सेंटर है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का क्या है, सेंटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोर ऑफ हिस्टोन, ये कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन का है। अब ये चीज़ आपको, और ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, ये तो जुड़े ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष हिस्टोन प्रोटीन का एक पार्ट पाया जाएगा जिसको हम कहेंगे H1 हिस्टोन। इसको हम क्या कहेंगे, H1 हिस्टोन। तो इस प्रकार से ये जुड़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हिस्टोन जो है 8 ऑक्टामर यूनिट बनाता है, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से जानते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी ऑक्टामर के ऊपर निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के चारों तरफ लिपट कर एक संरचना बनाते हैं, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बना, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इसी को हम कहते हैं। तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसोम बन गया। एक टाइपिकल न्यूक्लियोसोम्स में डीएनए डबल हेलिक्स के 200 बेस पेयर होते हैं। इसमें कितने बेस पेयर होंगे, ये जो हिस्टोन है इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स के लगभग 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने, 200 बेस पेयर, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नामक स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग यूनिट को बनाता है, और न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्टैंड क्वाइल्ड बॉडी की तरह दिखने लगती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्रोमैटिन्स कहते हैं, और ये क्रोमैटिन्स क्या करते हैं कि ये रिपीटेटिंग यूनिट न्यूक्लियस में फिर क्या हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही बाद में चलकर स्टेन होकर एक बॉडी की तरह व्यवहार करते हैं। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम्स बीड्स और स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। बीड्स मीन्स आप जानते हैं कि बटन की तरह ऐसे दिखाई देता है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते रहते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम मैमल्स की बात कर लें तो थियोरेटिकली ए मैमल सेल्स में एक ऐसी बीड्स की तरह रचना बनती है या संरचना बनती है जिसकी संख्या को क्या आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसकी संख्या को भी बताया जा सकता है। तो क्रोमैटिन्स में बीड्स ऑन स्ट्रिंग संरचना को पैकेजिंग होकर क्रोमैटिन फाइबर का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो सेल्स डिवीजन में मेटामॉर्फ या फेज स्टेज में, सेल डिवीजन की जो दूसरी स्टेज होती है मेटाफेज स्टेज, जिसको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें ये क्या होते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, और कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही क्या होते हैं, बाद में क्रोमैटिन थ्रेड में बदल जाते हैं, और सेल डिवीजन के समय मेटाफेज स्टेज में ये कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस्ड होकर यही बाद में चलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये बाद में चलकर क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स का निर्माण कर देते हैं, और हायर लेवल पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हाई, जिसे इससे भी ज़्यादा कंडेंस्ड सुपर कॉइलिंग होती है तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से कॉइल होते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन
इनको कहा जाता है। कुछ और भी प्रोटीन होती हैं जो हिस्टोन के अतिरिक्त होती हैं, ठीक है ना। क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पैकेजिंग में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। तो एक टाइपिकल न्यूक्लियस में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं और कहीं कहीं पर ये क्या होते हैं, यूक्रोमैटिन के रूप में पाए जाते हैं। तो क्रोमैटिन जो काफ़ी डेंसली पैक्ड तथा डार्क होते हैं उन्हें हेट्रोक्रोमैटिन्स कहा गया। यानी क्रोमैटिन्स बॉडी में जो क्रोमैटिन्स होती हैं किसी सेल्स के अंदर, जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन डेंसली पैक्ड पैक्ड एंड डार्क एंड डार्क स्टेन, जो डार्क स्टेन होती हैं, ठीक है ना, कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन वो क्या होती है, हेट्रोक्रोमैटिन। अब देखो यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन एक क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होती है, ठीक है ना। और जबकि हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव होती है। और जो लूजली होती है क्रोमैटिन that are loosely packed and light colored and take part in ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेती है, टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, कॉल्ड यूक्रोमैटिन, उसको हम यूक्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। आपके बुक में ये फिगर दिया होगा, उस फिगर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की हमारी ये टॉपिक थी जो समाप्त हुई। आई होप्स ये टॉपिक आपको समझ में अच्छी से आई होगी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।